हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 के रियल नंबर्स में। ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं आप, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 9 तक डिस्कस किया था किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको पढ़ना नहीं है ना, तो जो चीज़ पढ़नी है उसके ही अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। आज उससे आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल जो नई एडिशन है और जो नया सिलेबस है 22-23 के लिए, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे ये चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस है इस एग्जाम्पल में गिवन एक्सरसाइज 1B से पहले, उनको हम समझते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। दिक्कत कैसे करते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। और आज ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है या एलसीएम। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से इस स्क्रीन पे देख के समझ लीजिए, सिर्फ 5 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टैंक कंटेन 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of time. एक जो टैंक है उसमें जो है 504 लीटर्स मिल्क है, दूसरा एक टैंक है उसमें 735 लीटर ऑफ मिल्क है, और हमें एक कंटेनर बताना है जो इन दोनों के टैंक्स के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेज़र कर सकता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेज़र करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए वो 5 लीटर का कोई है, 5 लीटर का, तो 5 लीटर भी मेजर करे वो, है ना। ऐसा नहीं है कि 4.5 लीटर्स मेज़र करने लगे, है ना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का ये मतलब हुआ। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि जो कंटेनर होगा जो इस ए टैंक को और बी टैंक के मिल्क को कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेज़र करेगा, वो इनसे कम छोटी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। और मान लीजिए कि वो ए लीटर्स का है, ठीक है, वो क्या है, ए लीटर्स का है, तो ए जो लीटर होगा वो इस 504 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, 735 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। तो अगर वो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा 504 और 735 का क्या, HCF, है ना। इन दोनों से छोटा नंबर भी होगा और इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड भी कर देगा। क्लियर है। जहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां आपको ये चीज़ समझ में आए कि ऐसा कुछ गिवन है जो इस तरह से काउंट कर रहा है ना। जैसे ए लीटर्स हो गया तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ए लीटर्स है ये 735 को कंप्लीटली, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सिंपल है। अगर ये चीज़ पता चल गई कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो अब तो 504 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। तो आप 2 से करेंगे तो ये 2 2 4, 2 5 10, 2 2 फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 4 और 2 6 फिर 2 से करेंगे तो 2 6 3, फिर 3 से करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 21। फर्दर आप इसे 3 से करेंगे तो 7 टाइम और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 735 को भी कर लीजिए। 735 को अगर आप करते हैं तो 5 से मान लीजिए आपने किया तो 5 1 5 और 5 2 10, है ना, नहीं ये 23 हो जाएगा ना, तो 23 हो गया तो 5 4 है ना, 5 4 20 और फिर 5 7 35। फर्दर इसे आप किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 4 12 और 3 9 27, 7 से किया तो 7 टाइम्स और फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम। क्लियर है। तो इसको जरा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 बार तो 2 है तो 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 7 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, इंटू 3 है, इंटू 7 टू द पावर 2 है। एचसीएफ अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं एचसीएफ, तो क्या होगा, जो नंबर्स कॉमन होंगे उनका लोवेस्ट पावर लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन है क्या दोनों में, नहीं। 3 कॉमन है दोनों में, हाँ 3 कॉमन है, तो 3 का लोवेस्ट पावर 3 आ गया, 3 टू द पावर 1। 7 कॉमन है, यस 7 भी कॉमन है यहाँ, और लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कितने लीटर्स का हो गया, कितना एचसीएफ आ गया, 21, और 21 लीटर्स का वो कंटेनर होगा जो
ये ए की जगह पे अगर आप 21 रख दें और यहाँ भी ए की जगह पे आप 21 रख दें तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर या कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर्स की होगी, 21 लीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक आर्मी कंटिजेंट है, आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, दैट इज ऑफ 112 मेंबर्स, और एक आर्मी का बैंड है दैट इज ऑफ 48 members. The two groups are to march in the same number of columns. ये दोनों ग्रुप्स हैं जो जिसमें इतने इतने मेंबर्स हैं, वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में इन्हें मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? क्या वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें ये दोनों मार्च कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में एक चीज़ कि इनको क्या है कि आर्मी कंटिजेंट 612 मेंबर्स जो हैं इज टू मार्च बिहाइंड द बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन द परेड, है ना। और इन दोनों को, ये जो ग्रुप्स हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है, इन दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है अगर, तो एक चीज़ सोचिए, वो एक ऐसा नंबर होगा जो इस 48 को भी डिवाइड करेगा और इस 612 को भी डिवाइड करेगा। तभी तो आप बता पाएंगे कि भाई वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होंगे, है ना। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने के लिए मान लीजिए ये 1 2 3 4 कॉलम है, तो इस 4 कॉलम में ये बैंड भी आ जाएंगे 4 कॉलम में ऐसे ऐसे करके, और उसके पीछे क्या आ जाएंगे आपके ये आर्मी कंटिजेंट वाले भी ऐसे आ जाएंगे। यही तो कह रहे हैं ये। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, और वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर देगा HCF। 612 और 48 का आप जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो 612 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कितने टाइम फैक्टराइज होगा ये? 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा और 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 3 से आप इसे कर सकते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा और फिर 17 टाइम्स। 48 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स और 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 12 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। इनको जरा जो है आपको किस में लिखना है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 612 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17, और 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4 इंटू 3, है ना। HCF जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं HCF इन दोनों नंबर्स का, तो इन दोनों नंबर्स के HCF फाइंड आउट करने में हमें क्या करना पड़ेगा? जो नंबर कॉमन है उसका लीस्ट पावर वाला लेंगे। ये 2 और 2 यहाँ भी है तो लीस्ट पावर ले लीजिए, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लीस्ट पावर ले लीजिए। बाकी 17 तो कॉमन है नहीं, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे? 12 कॉलम्स होंगे, ठीक है। 12 कॉलम होंगे जिसमें ये क्या करेंगे? ये मार्च करेंगे, और आप देखेंगे कि 12 इसको भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली और 12 इसको भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 150 बादाम बर्फी। एक स्वीट सेलर है जिसके पास जो काजू बर्फीज हैं वो हैं 420, और जो बादाम बर्फी है इसके पास दैट इज 150, ठीक है। ही वॉन्ट टू स्टैक ईच देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैव सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया इन द ट्रे। ये क्या करना चाहता है कि स्टैक में, इन ऐसे स्टैक में इन बर्फीज को रखना चाहता है, और हर स्टैक में, इस स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी आएगी। मान लीजिए इसमें 5 है तो इसमें भी कितनी होगी? 5 ही होगी, फिर इसमें कितनी होगी? 5 ही होगी, है ना। और ऐसे करना चाहता है कि लीस्ट एरिया ले, है ना। अच्छा, मतलब जो स्टैक है उसमें सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक? कितनी बर्फियां आ सकती हैं इस स्टैक में, एंड हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड? कितने स्टैक्स फॉर्म होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 मिनट सोच के देखिए। टोटल बर्फीज देखिए, इसमें काजू बर्फी कितनी है? 420, बादाम बर्फी कितनी है? 150। आपको क्या करना है? इस स्टैक में ऐसे बर्फी अरेंज करना है कि जितनी नंबर ऑफ बर्फी, मान लीजिए यहाँ पे A नंबर ऑफ बर्फी आ रही है तो यहाँ पे भी A आएगी, यहाँ पे भी A आएगी, और ऐसे जितने भी स्टैक्स बनेंगे उनमें कितनी बर्फी आएगी? A नंबर ऑफ बर्फी आएगी। और ये जो A नंबर ऑफ बर्फी है वो क्या होगा?
वो एक ऐसा नंबर होगा जो इस 150 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 420 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा? अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो नंबर ऑफ बर्फी कम ज़्यादा हो जाएंगी ना, है ना। ये क्या चाहता है कि एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फी हो। तो जाहिर सी बात है हमें इस नंबर ऑफ बर्फी जो एक स्टैक में निकालना है वो एक ऐसा नंबर निकालना होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। सिंपल है, इतना तो क्लू काफ़ी है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, SCF फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बर्फी इन अ स्टैक। तो 420 का और 150 का आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, SCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए जरा 420 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें 2 से, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 105 हो जाएगा। फिर आप इसे 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से करेंगे तो 7 टाइम और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 150 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें आप तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 75, फर्दर आप इसे 3 से कर सकते हैं तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 420 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 150 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन हैं उनका लीस्ट पावर ले लेंगे। 2 और 2 कॉमन है, लीस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 वाला 2 टू द पावर 1। 3 और 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर 1 ही है तो 3 हो जाएगी। 5 और 5 कॉमन है, 5 का लीस्ट पावर 5 टू द पावर 1 है तो 5 ही हो जाएगा, बाकी 7 तो कॉमन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ बर्फी इन अ स्टैक हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। टोटल नंबर ऑफ बर्फीज कितनी हो जाएंगी एक स्टैक में, 30 बर्फी हो जाएंगी। ठीक है, एक स्टैक में जो बर्फी होंगी वो कितनी होंगी, 30 होंगी। तो ये वाला पार्ट का आंसर हो गया। कह रहा है हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म, कितने स्टैक्स फॉर्म होंगे। तो बता सकते हैं ना भाई कितने स्टैक्स फॉर्म होंगे। देखिए जो ये काजू बर्फी है, काजू बर्फी है, इसके नंबर ऑफ स्टैक्स निकालें तो 420 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से करेंगे 42 को तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है 14। इसी तरीके से जो बादाम बर्फ़ी है वो कितनी है, वो 150 है, 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ स्टैक्स इसके बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर ऑफ स्टैक। टोटल नंबर ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा 14 + 5 दैट इज इक्वल टू 19। ये क्या हो जाएंगे स्टैक्स हो जाएंगे और ये क्या है नंबर ऑफ बर्फ़ी है। क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होगा, है ना, क्लियर। अच्छा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के 2019 वाले एग्जाम में आपसे पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी अब कि कब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम वाले केस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए on a morning walk 3 person take step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 लोग हैं ए बी और सी, मान लिया हमने ये 30 सेंटीमीटर इनके स्टेप, एक स्टेप लेते हैं 30 सेंटीमीटर का, ये लेता है एक स्टेप 36 सेंटीमीटर का और ये लेता है एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इनको क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस डी बताओ डिस्टेंस जो ये लोग जो ए बी और सी इसको कवर करें। तो इनका जो है ये कंप्लीट स्टेप्स, कंप्लीट स्टेप का मतलब एक स्टेप लिया तो उसको कंप्लीट स्टेप बोलेंगे, है ना। एक बार आपने एक पैर बढ़ाया तो उसको कंप्लीट स्टेप बोलेंगे, आधा स्टेप नहीं लेना है, छोटा स्टेप नहीं, कंप्लीट स्टेप। मतलब 30 सेंटीमीटर का अगर ए स्टेप ले रहा है तो वो 30 सेंटीमीटर का ही लेगा, बी ले रहा है 36 का तो बी 36 का ही लेगा। तो ऐसा डिस्टेंस बताना है कि जो ये तीनों अपने स्टेप से कंप्लीटली मेजर कर सकें और वो मिनिमम भी हो, सबसे छोटा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा वो नंबर होगा जिसको ये 30 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जिसको ये 36 भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे
और जिसको ये 40 भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो नंबर क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो 30 का भी मल्टीपल होगा, 36 का भी मल्टीपल होगा और 40 का भी मल्टीपल होगा। समझ में आ गया? और इतना ही समझते ही तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि अगर हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है तो 30 को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू 5 30 हो गया। 36 कैन बी प्राइम फैक्टराइज एज 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, और 40 कैन बी प्राइम फैक्टराइज एज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा 40, है ना। एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको जरा सा ऐसे लिख लीजिए पावर के फॉर्म में, तो ये तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 हो जाएगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करते समय हमें क्या देखना है कि क्या कॉमन है और उसका हाईएस्ट पावर लेंगे और बाकी बचे हुए नंबर्स भी लेंगे। तो 2 यहाँ भी, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है ये है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है 5 ही है, मतलब 5 ही सिर्फ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9 इंटू 5, 9 5 8 जा 40 और 40 इंटू 9, 4 9 जा कितना होता है 36, 360 सेंटीमीटर्स वो डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस डी क्या है, ये 360 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है जो ये लोग कवर करेंगे विथ कंप्लीट स्टेप्स। क्लियर है, समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते आप? तो ऐसे ही क्वेश्चंस तो आएंगे आपके एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। रवि एंड शिखा ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि टेक्स 16 मिनट्स टू टेक वन राउंड वाइल शिखा कंप्लीट्स द राउंड इन 20 मिनट्स। एक जो है सर्कुलर राउंड है, यहाँ पे मान लीजिए रवि है और यहीं पे क्या है शिखा है, और रवि जो है वो कितना टाइम लेता है, रवि जो है 16 मिनट्स में एक राउंड ड्राइव करता है और शिखा 20 मिनट्स में एक राउंड ड्राइव करती है। अगर दोनों एक ही पॉइंट से एक ही समय एक ही डायरेक्शन में चलें, एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में चलें, तो ये दोबारा कब मिलेंगे? तो देखिए जब एक राउंड रवि लेगा तो रवि को तो 16 मिनट लगते हैं और शिखा को 20 मिनट। तो रवि अगर यहाँ पे पहुँचेगा तो शिखा कहीं यहाँ पे रहेगी, फिर इसको एक राउंड चलना पड़ेगा और एक राउंड चलेगा तो शिखा फिर कहीं और रहेगी, रवि कहीं और रहेगा। तो ऐसे वो चलते रहेंगे। और कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? जब तक दोनों एक ही जगह पे आके मिल ना जाए। और उतने में कितना समय लगने वाला है? मान लीजिए वो समय लग गया टी टाइम, ठीक है, टी टाइम लग गया। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टी और डी जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए। मान लीजिए टी टाइम बाद ये दोनों मिलते हैं, तो टी कौन सा टाइम होगा? टी एक ऐसा टाइम होगा जो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, और टी एक ऐसा टाइम होगा जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तभी तो दोनों मिलेंगे भाई। ये दोनों एक ही जगह पे एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक को ज़्यादा टाइम लगता है कवर करने में, शिखा को और रवि को कम टाइम लगता है, लेकिन वो चलते चलते कितने टाइम बाद आके फिर से एक साथ मिल जाएंगे। तो वो जो टाइम होगा वो एक ऐसा टाइम होगा जो 16 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी डिविजिबल होगा। आप पूछेंगे सर कैसे? तो बेटा ऐसे ही तो होगा। अगर ये कभी डिवाइड ही नहीं होंगे ऐसा कोई नंबर, तो वो दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, है ना। मिलने के लिए डिवाइड तो होना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि इसने कितने चक्कर काटे और इसने कितने चक्कर काटे, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब ऐसा कोई नंबर होगा तो वो 16 का भी मल्टीपल होगा और वो 20 का भी मल्टीपल होगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका? 16 का और 20 का। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज 20। ये 2 टू द पावर क्या है 4 है, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। देन एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 5, दैट इज व्हाट, कितना 16 इंटू 5 कितना होता है 80 मिनट्स। कितने मिनट्स बाद? 80 मिनट्स बाद ये दोनों एक साथ होंगे। आप देखेंगे कि अगर t की वैल्यू आप 80 ले लेते हैं, ये t की वैल्यू, तो आपको पता, ये भी पता फाइंड आउट कर सकते हैं कि रवि ने कितने राउंड्स लिए और शिखा ने कितने राउंड लिए। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन ऐसे ही तो ट्विस्ट कर देते हैं, आपसे पूछ दें कि वो कितने राउंड्स लेंगे मिलने के से पहले। एक साथ जब वो मिलेंगे अगली बार,
तो वो रवि ने कितने राउंड्स लिए होंगे और शिखा ने कितने राउंड्स लिए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे इस चीज़ का क्या आंसर होगा कि रवि ने कितने राउंड्स लिए और शिखा ने कितने राउंड लिए, कितने राउंड ड्राइव किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी। ए और बी 2 सेक्शंस हैं और इसमें जो स्टूडेंट हैं ए में वो हैं 30 स्टूडेंट्स और बी में है 28 स्टूडेंट्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड बाय देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड सेक्शन बी। एक लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स, है ना, नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी कि वो सेम नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकें ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी सेम नंबर, मतलब कि ये ए वाले सेक्शन में बांटे तो सबको सेम नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएं और बी सेक्शन में बांटे तो सबको सेम नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएं, है ना। ये लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए सेक्शन में हैं, एक ऐसी नंबर ऑफ बुक्स बता दीजिए जो ए सेक्शन में बांटे तो सबको मिल जाए सेम नंबर। मान लीजिए 2 मिल रहे हैं ना सबको, तो सबको 2 ही मिलने चाहिए। यहाँ पे 28 है बी में, यहाँ पे अगर इसमें बांटें तो अगर 3 मिल रहे हैं तो सबको 3 ही मिलने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा वही नंबर तो होगा जो 30 से भी डिविजिबल हो और जो 28 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो होगा, 30 का मल्टीपल और 28 का मल्टीपल। क्लियर है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 30 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 × 3 6 × 5 30। 28 कैन बी रिटन एज 14 × 2 होता है 28, तो 2 × 2 × 7 7 4 = 28 भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 है और ये क्या है 2 का स्क्वायर × 7 है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया × 3 × 5 × 7, है ना। इसको फाइंड आउट कर लेंगे कितनी वैल्यू आने वाली है, जरा फाइंड आउट करके देखें। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4, और ये कितना हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5 हो जाएगा 20, 20 × 3 हो जाएगा 60 और 60 × 7 हो जाएगा 420 नंबर ऑफ बुक्स। 420 बुक्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं। और ये देखेंगे जो लाइब्रेरी में ये जो एल मैंने लिया था, अगर ये 420 है तो आप 30 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। और ये एल जब वैल्यू 420 है 28 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बुक्स एक स्टूडेंट को मिलेगी, ईच स्टूडेंट को। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप अब फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में देखने को मिल जाएंगे। शो दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म 4 to the power n। कुछ स्टूडेंट को तो इन ऐसे क्वेश्चंस देखते ही डर लग जाता है, कहते हैं अरे ये क्या आ गया, 4 to the power n लिखा है और फिर कह रहे हैं कि n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। बेटा आदत डाल लो, अगर आगे से मैथ पढ़नी है आगे के क्लासेस में भी, तो आपको ऐसे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन की आदत होनी चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए। और समझ क्या होगी? धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि कोई भी नंबर है ऑफ फॉर्म, कैसा फॉर्म है इसका? 4 to the power n का फॉर्म है, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? ये तो बचपन से जानते हैं ना कि 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। 1 से स्टार्ट होने वाले और आगे की तरफ बढ़ने वाले नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो कह रहे हैं कि n की कोई भी वैल्यू ऐसी बता दीजिए जिसके लिए जो ये डिजिट है ना, n डिजिट इसकी, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो 0 हो जाए। बता सकते हैं कोई ऐसा? तो देखिए अगर 4 to the power n की बात करें और n की वैल्यू मैं ऐसे ले लूँ कि 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3 एंड सो ऑन, तो 4 to the power 1 का मतलब क्या हो गया? 4, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 16। और इसी तरीके से आप फर्दर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यूनिट प्लेस क्या है? ये 4 यूनिट प्लेस पे है, ये 6 यूनिट प्लेस पे है ना। और कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट एंड डिजिट 0 आना चाहिए। एंड डिजिट जरा 0 वाले नंबर्स देखिए, जैसे 10 है तो 10 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 में हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 5,
है ना। इसी तरीके से 20 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 5 आ रहा है सब में। ऐसे ही आप 30, 40, 50, 100 सबको करके देखेंगे तो उसका एक फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, तो 10 को ये 5 डिवाइड कर सकता है, 20 को भी ये 5 डिवाइड कर सकता है। अगर 4 टू द पावर n को 5 डिवाइड कर दे, 4 टू द पावर n को 5 डिवाइड कर दे, तो हम कहेंगे कि ऐसा एक डिजिट होगा, ऐसा एक नंबर होगा n का, है ना। n की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। लेकिन आप 4 को अगर फैक्टराइज करें तो ये तो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 टू द पावर n, और यहाँ तो कहीं 5 नहीं आ रहा, तो ये इसको डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो 5 है इज नॉट द फैक्टर ऑफ क्या, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, है ना। 4 टू द पावर n का 5 फैक्टर है क्या, नहीं फैक्टर है। इट मीन्स व्हाट, क्या मतलब है इसका कि 4 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल, सेम चीज है इसका मतलब, है ना, डिविजिबल बाई 5। तो इसलिए ये क्या होगा, इट विल नेवर एंड, क्या है, इट विल नेवर एंड विद 0, ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं करेगा। 4 टू द पावर n विल नेवर एंड विद 0, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखिए 2020 में आपको सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लियरली समझ लीजिए। अभी तक समझ भी गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, अगर समझ गए तो खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे कि भाई शो दैट 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ अ डिजिट 0 और 5। इसकी जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं हो सकती या 5 नहीं हो सकती। कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n एक नेचुरल नंबर है और कोई भी डिजिट के लिए ये नहीं हो सकता। तो देखिए अगर n नेचुरल नंबर है तो उसका क्या मतलब हो गया कि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, है ना। और 12 टू द पावर n का क्या मतलब हुआ कि 12 टू द पावर 1 है, 12 टू द पावर 2 है, 12 टू द पावर 3 है एंड सो ऑन, ऐसे है। तो 12 टू द पावर 1 क्या होता है, 12 होगा, 12 टू द पावर 2 क्या होगा, 144 होगा। यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसका क्या मतलब हुआ, यूनिट प्लेस पे, या एन डिजिट का मतलब ये हो गया, ये यूनिट प्लेस, है ना। तो ऐसा क्या होगा कि कब होगा कि n की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 हो सकता है क्या, यही तो चेक करना है हमें। तो देखिए अगर हम इस 12 टू द पावर n में से इस 12 को फैक्टराइज करें, अभी हमने देखा कि अगर 5 है, देखिए 0 वाले के लिए तो देख लिया, तो और भी समझ लीजिए, एक बार ये भी देख लीजिए कि 10 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 5 होता है, और 15 को फैक्टराइज करेंगे तो भी तो 3 इंटू 5 ही होगा। तो मतलब 5 तो हर केस में आना है, अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आना है तो ये क्या है, उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 तो फैक्टर होना ही चाहिए। तो इस 12 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 12 टू द पावर n। क्या यहाँ पे कहीं आपको 5 दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 to the power n, which means 12 to the power n is not divisible by 5। 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, कभी भी 0 या 5 नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, 12 टू द पावर n will never end with डिजिट 0 और 5। क्लियर है, समझ में आ गया। ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे
एक्सरसाइज 1B की। तो आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो RS अग्रवाल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो क्लास 10 मैथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1B को।